हेलो स्टूडेंट, अगेन आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो रहेगी ड्यू फॉल के फर्स्ट सेमेस्टर बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए। उनका एक सब्जेक्ट है भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 ईस्वी तक, है ना। तो आज इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसका सारा क्रेडिट जाता है मनीष वर्मा सर को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आपका यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आता है, भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखो उसका परिचय यहाँ पे दे रखा है, जिसमें कहा है प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो अब महत्वपूर्ण कैसे है वो चीज़ आपको यहाँ दिखा देते हैं। तो यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए स्रोतों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी लेखक एवं यात्रियों का विवरण। तो 3 भागों में प्राचीन भारत के इतिहास को बांटा गया है, उसके स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है। तो अब एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो यहाँ पे पहला है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातत्व उन भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करता है जिनका निर्माण एवं उपयोग मनुष्य ने किया है। अब पुरातात्विक स्रोतों को 6 सामग्रियों में बांटा गया है। पहला आपका अभिलेख, सिक्के एवं मुद्राएं, स्मारक, मिट्टी के बर्तन, उपकरण एवं आभूषण। तो ये आपके 6 वर्गों में इनको बांटा गया है पुरातात्विक स्रोतों को। तो एक एक करके इनको भी एक्सप्लेन करेंगे। जैसे यहाँ पे अभिलेख दे रखा है। अभिलेख वे लेख होते हैं जो किसी पत्थर, चट्टान, धातु या लकड़ी एवं हड्डी पर खोदकर लिखे जाते हैं। फिर उसके बाद सिक्के एवं मुद्राएं दे रखी हैं, जिसमें स्वतंत्र सत्ता के प्रतीक होते हैं। फिर आपका स्मारक है। स्मारक से तात्पर्य प्राचीन भवन, मृतक स्मृति भवन और छत्रे धार्मिक भवन आदि आते हैं। इसके बाद आपके मिट्टी के बर्तन, उपकरण एवं आभूषण यहाँ पे दे रखे हैं। फिर उसके बाद आपका आता है सेकंड स्रोत, साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो साहित्य अर्थात पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। तो अब यहाँ पे 3 तरीके के यहाँ पे साहित्यिक हैं। पहला आपका धार्मिक है, ऐतिहासिक है और आपका समसामयिक साहित्य है। तो ये 3 तरीके के यानी कि 2 तरीके के आपके साहित्यिक यहाँ पे माने जाते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला आता है धार्मिक साहित्य। क्या है? जो प्राचीन भारतीय धार्मिक साहित्य से हमें तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में पता चलता है, उसकी जानकारी हमें मिलती है। तो अब कैसे जानकारी मिलती है? पहला आपको धार्मिक ग्रंथ से जानकारी मिलती है। वेद आते हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है। फिर उसके बाद आपका बौद्ध धर्म ग्रंथ है। तो ये सारे क्या है? हमारे धार्मिक स्रोत हैं, आप हमारे धार्मिक स्रोत एवं साहित्य है। फिर आपकी त्रिपिटक आता है, जातक कथा आती है, फिर आपका मिलिंद पन्ह आता है, फिर उसके बाद आपका जैन ग्रंथ आता है, फिर उसके बाद आता है आपका सेकंड ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ। तो इसमें क्या है? प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत के रूप में लौकिक, समसामयिक तथा ऐतिहासिक साहित्यिक ग्रंथ प्रचुर मात्रा में स्रोत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। ये ग्रंथ तत्कालीन जनजीवन, भौतिक संस्कृति, प्रशासन एवं राजनीति पर व्यापक जानकारी देते हैं। तो इस तरीके से फिर उसका अर्थशास्त्र है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र मौर्यकालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीति एवं राज्य व्यवस्था को यथोचित ज्ञान करता है। फिर आपका मुद्रा रक्षक है, आपका नीतिसार है। फिर उसके बाद आता है विदेशी लेख एवं यात्रियों के विवरण। तो ये आपका तीसरा स्रोत है। तो इसमें भारतीय इतिहास के अनुशीलन से विदित है कि प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रयोजनों से प्रेरित होकर भारत भूमि के भ्रमण हेतु अनेक विदेशी यात्री आए, जिनमें से कई विदेशी आक्रांताओं के साथ कई विदेशी राजदूतों के रूप में यहाँ पे आकर बस गए। तो इस तरीके से यहाँ पे यात्रियों का विवरण देखने को मिलता है। फिर इसमें आपके यूनानी लेख आते हैं, चीनी लेख आते हैं और मुसलमान अरबी यात्रियों के लेख भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर आपको नॉर्मली यहाँ पे इसका निष्कर्ष देखने को मिल जाता है। इस तरीके से आपका पहला पॉइंट, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जिसे कहा जाता है, कि उत्पत्ति, विकास, पतन और नगर नियोजन का वर्णन कीजिए। यानी कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका विकास किस तरीके का रहा और उसका पतन यानी कि वो कैसे ख़त्म हुआ, और उसका नगर नियोजन का वर्णन यहाँ पे आपको करना है। तो सबसे पहले आप सिंधु सभ्यता की यहाँ पे परिचय देंगे कि सिंधु सभ्यता घाटी क्या है, उसका पहली नगरीय सभ्यता क्या थी, कैसे है, तो उसका इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे उत्पत्ति के बारे में बताया गया, जैसे हड़प्पा या सिंधु घाटी में सभ्यता ईसा 3300 साल पहले पनपी, यानी कि
3300 ईसा साल पहले वो सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हुई। फिर जब पहाड़ी इलाकों में लोग मैदानों की तरफ आए तो इस तरीके से इनकी उत्पत्ति हुई। तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। फिर उसके बाद विकास कैसे हुआ, यहाँ पे दे रखा है। सिंधु सभ्यता पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा तक लगभग 1500 किलोमीटर तथा उत्तर दिशा से दक्षिण विदेश दिशा तक लगभग 1200 किलोमीटर के क्षेत्र तक विस्तृत है। यानी कि इसका विकास 15,000 या 1500 किलोमीटर से लेके 1200 किलोमीटर तक विस्तृत हुआ है। सिंधु सभ्यता के कुछ स्थल पश्चिम दिशा में बलूचिस्तान में मकरान समुद्र तट के पास प्राप्त होते हैं। इनमें सबसे दूर स्थित आधुनिक पाकिस्तान ईरान सीमा प्रांत में स्थित फुत के जैंडोर है। तो इस तरीके से आपको ये वर्ड याद रखने होंगे कौन कौन सी जगह है। तो इस तरीके से इसका विकास यहाँ पे हुआ है। सिंधु के पूर्व में कच्छ के समीप समुद्र तट के आसपास भी स्थल मिलते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कैम्बे की खाड़ी में विद्वान लोथल नामक स्थल है। तो इस तरीके से इनका विकास हुआ है। थोड़ा सा आप इसको देखेंगे। फिर उसके बाद इसका पतन कैसे हुआ वो देखिए। 700 साल तक खूब फैलने फूलने के बाद 1900 में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होना शुरू हुआ। यानी कि 1900 से इसकी स्टार्टिंग हो गई इनकी पतन होने की। फिर उसके बाद 1300 साल के इसके सारे निशान खो गए। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों ख़त्म हुई, इसको लेकर अलग अलग थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है कि इन लोगों को बाहर से आक्रमण हुआ, और हालांकि इस थ्योरी को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते। यानी कि कह सकते हो कि सिंधु घाटी का सभ्यता का जो पतन हुआ वो उनके ऊपर आक्रमण करके भी हुआ। तो इस तरीके से बहुत सारी थ्योरी बनाई गई कि किस किस तरीके से इनका पतन वहाँ से हुआ। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों के अनेक मत है, लेकिन उनमें से कोई भी मत सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया जा सकते कि कोई ये सभी मत सिर्फ अनुमान के आधार पर दिए गए। यानी कि किसी कह सकते हो कोई इसका प्रूफ नहीं है कि वो उनका पतन कैसे हुआ। बस अपने अपने लोग अपने अपने अनुमान से बताते हैं, अपने आइडिया से बताते हैं कि इस तरीके से उनका पतन हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका यहाँ पे पतन होता हुआ दिखा। फिर उसके बाद नगर नियोजन क्या है। नगर नियोजन इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है। हड़प्पा सभ्यता के सुनियोजित नगरीय व्यवस्था भारत के इतिहास में नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में ही प्रसिद्ध है। माना जाता है कि भारत में सुनियोजित नगरीय सभ्यता का प्रारंभ यहीं से हुआ होगा। हड़प्पा सभ्यता में जो नगरीय व्यवस्था शहरी स्वरूप देखने को मिलती है, ऐसी व्यवस्था किसी अन्य प्राचीन सभ्यता में देखने को नहीं मिलती। तो इस तरीके से नगर नियोजन यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें विशाल स्नानागार है। यानी कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो में उत्खनन से एक विशाल स्नानागार मिला है। तो इस तरीके से अन्न भंडार मिला, जल निकास प्रणाली मिली। तो इस तरीके से इसके नगर का नियोजन किया गया। तो इस तरीके से ये तीनों पॉइंट से नगर नियोजन यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। फिर इसका एक्सप्लेन यहाँ पे निष्कर्ष दे रखा है, तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। फिर उसके साथ आपका सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताओं का व्याख्या कीजिए। यानी कि बौद्ध धर्म की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, उसमें क्या क्या चीज़ होती है, उसमें ग्रंथ क्या है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिफाइन करनी है, वही आपकी प्रमुख विशेषताएं यहाँ पे मानी जाएगी। तो सबसे पहले आपको बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि बौद्ध धर्म है क्या, कैसे शुरुआत हुई। तो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, आप इसको देख सकते हो। तो देखो अब इसका क्या है, बौद्ध धर्म का परिचय देखेंगे तो कहेगा कि बौद्ध धर्म की जन्मभूमि भारत है और इसके संस्थापक जो है वो महात्मा बुद्ध है। उसके बाद ये जो एक धर्म है, बौद्ध धर्म एक नास्तिक धर्म है, अर्थात ये वेदों को स्वीकार नहीं करता। इसके साथ ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है जो कि इस्लाम और ईसाई धर्म से पहले आया। तो इस तरीके से आपका ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा बौद्ध धर्म का। फिर उसके बाद इसकी विशेषता दे रखी है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी जो ईश्वर पे कह सकते हो, ईश्वर पे ध्यान, यानी कि बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है जिसमें बौद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा को अधिक बल दिया है। यानी कि ये जो है ईश्वर पर कह सकते हो एक तरीके से अपना फोकस नहीं रखते, ईश्वर को नहीं मानते, ये सिर्फ मानव प्रतिष्ठा यानी कि मानव के कर्म मूल्यों को मानते हैं। इसलिए बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। इसके साथ ही बौद्ध धर्म अनानवादी। फिर इसके बाद बौद्ध धर्म एक है जिसमें
आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, परंतु ये पूर्व जन्म में विश्वास करता है और बौद्ध धर्म में जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का विरोध किया जाता है और बौद्ध संघ का दरवाज़ा प्रत्येक जाति के लिए खुला हुआ है। यानी कि बौद्ध धर्म मूलतः यानी कि ये अनईश्वरवादी है, जो ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा को बल देता है। इसके साथ ही ये आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, यहाँ पे पूर्व जन्म में विश्वास रखता है और साथ ही जो बौद्ध धर्म है वो जाति प्रथा को कभी भी स्वीकार नहीं करता, इसमें वर्ण व्यवस्था नहीं की गई है और यहाँ पे हर किसी व्यक्ति के लिए उसके दरवाजे खुले हुए हैं। तो इस तरीके से ये हुआ आपका बौद्ध धर्म मूलतः। फिर ये 4 आर्य सत्य हैं जिस पर ये गौर देता है, जिस पर ये विश्वास रखता है। महत्वपूर्ण 4 सत्य हैं कि ईश्वर इस संसार में दुख ही दुख है और दुख समुदाय दुख का कारण है, दुख का निदान संभव है और अष्टांगिक मार्ग है। तो इस तरीके से 4 मुख्य महत्वपूर्ण आर्य सत्य हैं इनके। फिर उसके बाद बौद्ध धर्म के संप्रदाय यहाँ पर दे रखे हैं। पहला हीनयान है और दूसरा महायान है। हीनयान संप्रदाय यानी कि हीनयान संप्रदाय को मानने वाले गौतम बुद्ध की मौलिक शिक्षक पर विश्वास रखते थे तथा आत्म अनुशासन और पाप मुक्ति पर विशेष बल देते थे। और उसके साथ जो महायान है वो महायानी बुद्ध की मूर्ति पूजा करते थे और कुषाण शासक कनिष्ठ ने इस शाखा को आश्रय प्रदान किया था। तो इस तरीके से 2 संप्रदाय यहाँ पे हैं, पहला हीनयान है और आपका महायान है। तो ये 2 प्रकार के इनके संप्रदाय माने जाते हैं। फिर बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला आपका कारणवाद है, आपका अनीश्वरवाद है और आपका आत्मावाद है, यानी कि यहाँ पे बौद्ध धर्म में आत्मा का निषेध किया गया है। फिर उसके बाद आपका कर्मवाद है और आपका क्षण भंगुरवाद है, यानी कि जिसके अनुसार प्रत्येक चीज हर क्षण नष्ट हो रही है और इस संसार प्रत्येक क्षण परिवर्तित हो रहा है। तो इस तरीके से इनके सिद्धांत है प्रमुख जो यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये सारे ही इनके क्या है, एक विशेष प्रमुख विशेषता है इनके धर्म की। फिर उसके बाद इनकी कार्य प्रणाली यहाँ पे दे रखी है जो आप देख सकते हो। तो इस तरीके से ये मुख्य इनके विशेषताएं हैं जो यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद इनका निष्कर्ष आ जाता है और उसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद आपका न्यू क्वेश्चन आता है जिसमें है मौर्य वंश का परिचय को समझाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन, उपलब्धियों और साम्राज्य विस्तार का वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ पे मौर्य वंश का परिचय देना है। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन की उपलब्धियों और साम्राज्य के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले आप मौर्य वंश क्या है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि मौर्य वंश के सत्ता में आने के पहले नंद वंश का साम्राज्य था। फिर उसके बाद वह अत्यंत क्रूर तथा प्रजा का शोषण करता था और क्षत्रिय वंश को समाप्त करना चाहता था। इन सभी कारणों से मगध की जनता नंद वंश से घृणा करने लगी और इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने अपने युद्ध कौशल तथा कूटनीति से नंद वंश को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो इस तरीके से इसका ये इंट्रोडक्शन हो गया। फिर मौर्य वंश के संस्थापक कौन के यहाँ पे दे रखा है कि मौर्य वंश की स्थापना प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण घटना थी। चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय कुल के थे। चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय कुल के थे। तो यहाँ पे मौर्य वंश के यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, तो आप इसको देख सकते हैं। इनके बारे में प्राचीन ग्रंथों से कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त आचार्य चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र ग्रंथ है। फिर चंद्रगुप्त की यहाँ पे उपलब्धि और साम्राज्य का विस्तार दे रखा है। यूनानियों के विदेशी शासन से देश को मुक्त करा, ये इनकी उपलब्धियां हैं और साम्राज्य का विस्तार भी इन्हीं चीज़ों से हुआ है। फिर नंदों के घृणित और अत्याचार पूर्ण शासन की समाप्ति करी, जो कि एक उपलब्धि मानी जाती है। तो इस तरीके से इनकी उपलब्धियां हैं। इस सेना के सैनिक अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित वर्गों में बांटे गए थे, जैसे चोर अथवा प्रतिरोधक, मलेच्छ, चोरगण, आटविक और आपका शास्त्रोपजीवी श्रेणी। तो इस तरीके से इनके जो सैनिक थे वो इन 4-5 वर्गों में बांटे गए थे। फिर इसके बाद आपका चंद्रगुप्त द्वारा साम्राज्य का विस्तार हुआ, जो मैंने ऊपर चीज़ें बताई कि उन्होंने कैसे नंद साम्राज्य का वहाँ पे कह सकते हो कि नष्ट किया उसको, फिर उसके बाद अपना साम्राज्य बनाया। तो इस तरीके से उनकी ये विस्तार भी माने जाते हैं। यहाँ पे दे रखे जैसे हिमालय का क्षेत्र है, सेल्यूकस के संघर्ष और
और चंद्रगुप्त की विजय। तो ये सारा क्या है, इनका एक साम्राज्य का विकास है यहाँ पे, और साथ ही इनका विस्तार है। तो इस तरीके से ये सारी विजय दे रखी है। आपका सेल्यूकस किससे संधि है, तो ये सारे क्या है, इनके यहाँ पे विस्तार बताए गए हैं। फिर मगध राज्य की सीमा यहाँ पे दे रखी है। चंद्रगुप्त के समय मगध साम्राज्य के अधीन हिंदू कुश की पर्वत श्रृंखला अफगानिस्तान से पूर्व में बंगाल और उत्तर प्रदेश में कश्मीर, नेपाल से लेकर दक्षिण कृष्ण नदी तक क्षेत्र आता था। और आपका दक्षिण विजय है, गुप्त शासनकाल है, चंद्रगुप्त का मूल्यांकन है। तो इस तरीके से इनका विस्तार यहाँ पे किया गया है। उसके बाद इसका निष्कर्ष आ जाता है थोड़ा सा। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति में शुंग काल का वर्णन कीजिए। यानी कि शुंग काल क्या है उसके बारे में आपको बताना है। मौर्य राज्य का पतन कैसे हुआ वो भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा, जब जाके आपके यहाँ पे आंसर कंप्लीट माना जाएगा। अब आप इसके बाद क्वेश्चन देखोगे तो इसमें कहता है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति शुंग काल का वर्णन कीजिए। यानी कि जब मौर्य साम्राज्य का यहाँ पे पतन हो गया, उसकी एंडिंग होगी, उसके बाद शुंग काल का कैसे क्या रहा राजनीतिक स्थिति में, तो वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे परिचय में इंट्रोडक्शन दोगे, यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ है और शुंग काल क्या है। तो देखो, मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ वो पश्चात मगध की सत्ता शुंग के हाथों में आ गई। यानी जो शुंग थे उनके हाथ में सत्ता आ गई मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद। फिर उसके बाद शुंग राज्य का संस्थापक कौन था, वो था पुष्यमित्र शुंग। तो उसके बाद 187 ईस्वी पूर्व से अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या एक सैनिक निरीक्षण के द्वारा करके मौर्य वंश के शासन को समाप्त कर दिया और स्वयं एक नए राजवंश की नींव डाली। तो इस तरीके का इसका इंट्रोडक्शन रहेगा। तो आप शुंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर उसके बाद शुंग की राजनीतिक स्थिति क्या रही वो यहाँ पे दे रखा है। पहला है मगध साम्राज्य का संगठन, यानी कि जो मगध का साम्राज्य था उसका यहाँ पे संगठन हुआ। अंतिम मौर्य सम्राट के बृहद्रथ की हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ। यानी कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, बृहद्रथ था। उसकी हत्या करने के बाद वो पुष्य शुंग मित्र जो था वो मगध का सिंहासन पर बैठ गया, यानी उसने वहाँ की गद्दी संभाल ली। फिर उसने सर्वप्रथम मगध राज्य को संगठित किया और अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया। यानी कि उसके बाद अपनी सत्ता उसने वहाँ पे जमा ली और अपना एक संगठन वहाँ पे बना लिया। फिर उसके बाद विदर्भ पर आक्रमण, यानी कि सर्वप्रथम उसने दक्षिण में विदर्भ राज्य था उसके ऊपर उसने कह सकते हो आक्रमण किया और अपना आधिपत्य स्थापित किया। फिर उसके बाद आप देखोगे थर्ड यानी है यहाँ पे यवन आक्रमण, यानी कि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना भारत पर यवनों का आक्रमण था। यानी पुष्यमित्र जो शुंग है उसके शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना भारत पर यवनों के आक्रमण था। पतंजलि के महाभाष्य गार्गी संहिता और माल विक्रमादित्य में यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में विदेशी यवनों का आक्रमण हुआ था। तो इस तरीके से इनका आक्रमण यहाँ पे दिखाया गया है। फिर पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवनों का आक्रमण हुआ। फिर उसके साथ ही पतंजलि और गार्गी संहिता के विवरणों से स्पष्ट ये चीज़ होती है। उसके बाद कलिंग नरेश खारवेल पर आक्रमण, यानी जितने भी आक्रमण थे वो शुंग जो आपका शुंग था पुष्यमित्र शुंग, उसके जब उसने अपनी वहाँ पे गद्दी संभाल ली, वो वहाँ का मगध का राज्य का बन गया राजा। उसके बाद उसके जो भी वहाँ पे विस्तार हुआ, जो भी उसकी स्थिति में कार्य हुए हैं वो सारे यहाँ पे आपको यहाँ पे बताने हैं। साम्राज्य का विस्तार हुआ है, पाटलिपुत्र और विदिशा यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरीके से इनके यहाँ पे जितने भी स्थितियाँ थी वो यहाँ पे बताई गई है। फिर उसके बाद क्या है कि पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति, ब्राह्मण होते हुए भी पुष्यमित्र शुंग ने शस्त्र और दंड ग्रहण किया। इस तरीके से यहाँ पे इनके नीति भी यहाँ पे बताई गई है। दिव्यावधान के अनुसार अपने ब्राह्मण पुरोहित के परामर्श पर चलते हुए अपने अनेक स्तूपों का तोड़ा, यानी कि जो खंबे थे उनको तोड़ा, विहारों को जलाया, भिक्षुओं की हत्या की। तो इस तरीके से इनके बहुत सारे इन्होंने कार्य यहाँ पे किए हैं। फिर उसका निष्कर्ष यहाँ पे आ जाता है, तो उसको आप देख लेना।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैन ग्रंथ की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो जैन धर्म का जो ग्रंथ है जैन ग्रंथ, उसकी क्या व्याख्या है वो आपको यहाँ पे करनी है। पहले आप जैन धर्म के बारे में बताओ कि जैन धर्म क्या है, जैन धर्म की यहाँ पे किस तरीके से उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे दे रखा है जिन बना है जी धातु से, जिसका अर्थ होता है जीतना। तो जैन का अर्थ यहाँ पे समझाया गया है। फिर जैन धर्म के जो ग्रंथ है उसको यहाँ पे बताया गया है, जैसे यहाँ पे दे रखा है भगवान महावीर जैन जो उपदेश दिए थे, यानी कि महावीर जो जिन्होंने उपदेश दिए थे उनको जैन धर्म ग्रंथ में दिखाया है। जैन धर्म ग्रंथ के सबसे पुराना आगम ग्रंथ 46 माने जाते हैं, जो यहाँ पे दे रखे हैं, आप इनको देख सकते हो। आगम साहित्य की प्राचीनता यहाँ पे बता रखी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन के जैन ग्रंथ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर आप देखोगे तो जैन संप्रदाय यहाँ पे बता रखा है कि अशोक के अभिलेखों से ये पता चलता है कि उनके समय में मगध में जैन धर्म का प्रचार था, यानी कि अशोक के जो अभिलेख है उनके माध्यम से पता चलता है कि उनके मगध यानी उनके राज्य उनके सभा में जैन धर्म का प्रचार था। इस तरीके से कपड़े पहनते थे, सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है, तो आप देखना इसको। फिर है दिगंबरों की 3 शाखा, मंदिर मार्गी, मूर्ति पूजक और तेरापंथी और श्वेतांबरों की मंदिर मार्गी तथा स्थानकवासी 2 शाखाएं हैं। तो इस तरीके से महावीर स्वामी कौन है उनके बारे में यहाँ पे बता रखा है, और महास्वामी के क्या कार्य हैं महावीर स्वामी के वो यहाँ पे बता रखे हैं। फिर उनका सिद्धांत बता रखा है कि अहिंसा है, अनेकतावाद है, स्वैधवाद है, अपरिग्रह है, आत्म स्वतंत्रता, इस तरीके से इनके सिद्धांत चला करते थे। फिर उसके बाद महावीर के 34 भव जन्म बता रखे हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। फिर आप देखोगे तो इसमें दे रखा है कि महावीर स्वामी के शिष्य कौन है वो बता रखा है। महावीर के हजारों शिष्य थे, जिनमें राजा महाराजा और अनेक कानक गणमान्य नागरिक थे। फिर उसके बाद यहाँ पे महावीर स्वामी का निर्वाण यहाँ पे दे रखा है। तो सारी ये हिस्ट्री है, तो आप इसको थोड़ा सा देखेंगे। फिर यहाँ पे निष्कर्ष आ जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है हड़प्पा के हाफ का वर्णन कीजिए, यानी कि हड़प्पा का डेप्रिसिएशन है कि उसका नुकसान कैसे हुआ, वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो देखो अभी ये यहाँ पे हड़प्पा के हाफ का वर्णन क्या है। हड़प्पा का हाफ यानी पतन भी आप कह सकते हो। तो पहला है आर्यों का आक्रमण। आर्यों के आक्रमण से हड़प्पा का पतन हुआ, जलवलापन के द्वारा, भूकंप के द्वारा, संक्रामक रोग के द्वारा, और आपका जनसंख्या वृद्धि में और जलवायु में परिवर्तन, राजनीतिक एवं आर्थिक विघटन और आपका प्रशासनिक शिथिलता। इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा का हाफ हुआ, पतन हुआ। उत्साह की कमी, बाहरी आक्रमण और स्वाभाविक कारण, और साथ ही आपका यहाँ पे निष्कर्ष आया। तो इस तरीके से इसके आंसर आपको दिख गए होंगे। फिर नया क्वेश्चन आता है वैदिक साहित्य का विस्तार परिचय दीजिए, यानी कि वैदिक साहित्य का यहाँ पे आपको बताना है। इसका पहले इंट्रोडक्शन देंगे वैदिक साहित्य क्या होते हैं। जैसे आर्यों ने जिस धार्मिक साहित्य की रचना की थी उन्हें वैदिक साहित्य नाम से जाना जाता है, यानी कि जो धार्मिक साहित्यों की जिन्होंने रचना की है आर्यों ने, उनको ही वैदिक साहित्य यहाँ पे बताया जाता है। वेद प्राचीन भारत में पवित्र साहित्य हैं, जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत ग्रंथ भी माने जाते हैं। फिर उसके बाद वैदिक साहित्य यहाँ पे बता रखा है कि वैदिक साहित्य का तात्पर्य उस विलुप्त ग्रंथि या राशि से है जिसमें वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य, उपनिषद, वेदांग आते हैं। फिर उसके बाद वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको वैदिक साहित्य के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देना है। फिर वैदिक साहित्य के वर्गीकरण यहाँ पे किया गया है ऋग्वेद में, जिसमें ऋग्वेद की प्राचीन वेद माना जाता है। इसकी रचना ईस्वी पूर्व 1500 से 1000 माना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है सामवेद। साम का अर्थ यहाँ पे गायन से है। फिर उसके बाद आपका है यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञ विशेष मंत्रों का संग्रह माना जाता है। फिर आपका आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद अन्य तीनों वेदों का भिन्न है, यानी कि इसमें आयुर्वेद संबंधी सामग्री अधिक है। तो इस तरीके से चारों वेद यहाँ पे बताए गए हैं। फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आता है, आपका अरण्य का आता है। तो आप उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको सिर्फ हेडिंग बता रहा हूँ। हेडिंग के बाद आप थोड़ा सा खुद समझेंगे तो आपको अच्छा सही तरीके से सारे आंसर पता चल जाएंगे। फिर उपनिषद आते हैं। उपनिषद में मानव जीवन और विश्व के गुरुत्व प्रश्नों को सुलझाने का प्रयत्न यहाँ पे किया गया है। फिर भारत, इसमें आपका भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। फिर आपका निष्कर्ष आ जाता है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद न्यू क्वेश्चन आता है वैदिक युग तथा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जनपद और महाजनपदों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे वैदिक युग क्या है तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन आप देंगे यहाँ पे, जैसे दे रखा है। फिर महाजनपद अवलोकन यहाँ पे दे रखा है अवंती, तो उसको थोड़ा सा आप देखना।
मेरा आपको मेन फोकस मेरा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना है, तो इसकी हेडिंग आप पढ़ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, और सारा क्रेडिट हमारे सर को जाता है जिनका ये PDF है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो का क्रेडिट हमारे सर मनीष वर्मा जी को जाता है, और यहाँ पे सारा दे रखा है। फिर उसके बाद उसका न्यू क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ पे देखा है, स्तूप से आप क्या समझते हो? सांची स्तूप की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। तो स्तूप क्या होते हैं? देखो, स्तूप एक संस्कृत तथा पाली से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है ढेर। ठीक है, एक गोल टीले के आकार का एक संरचना का स्तूप होता है, जैसे खंबे की तरह होता है। तो उसमें अवशेष रखने के लिए किया जाता है, यानी उसमें पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। स्तूप शब्द संस्कृत से लिया गया जिसका नाम होता है स्तूप। स्तूप अथवा प्राकृत धूप या स्तूप धातु से निष्पन्न है, और जिसका अर्थ है एकत्रित करना, ढेर लगाना, तोपना या गाड़ना होता है। ठीक है, विद्वानों का विचार है कि स्तूप शब्द की मूल स्तु धातु से है, जिनका अर्थ स्तुति करना या प्रशंसा करना है, यानी कि जिस पे आपकी जितनी भी प्रशंसा होती है वो सारी उस पर लिख दी जाती है। तो इस तरीके से स्तूप होता है। ठीक है, स्तूप एक विशाल अर्धत्व तात्कार गुंबद होता है, यानी कि कह सकते हो कि एक स्तूप एक खंबा है जिस पर आपसे मतलब कि कह सकते हो एक जन्म से लेके मृत्यु तक सारी बातें लिखी होती है, उसमें सारी किसी की भी। तो देखो यहाँ पे क्या कह रखा है, यहाँ पे देखो क्या ये कहता है कि मेरी मृत्यु के अनंतर मेरे अवशेषों पर उसकी प्रकार का स्तूप बनाया जाए जिस प्रकार चक्रवर्ती राजाओं के अवशेषों पर बनते हैं। तो यानी कि जितने भी राजा महाराजा होते थे तो वो अपने स्तूप बनवाया करते थे ताकि आने वाली पीढ़ी उसको देखा करती, उसमें जो राजा ने अच्छे काम किए, जो उन्होंने महान एक कह सकते हो महानता दिखाई, वो सारी वहाँ पे दिखाई जाती थी। उस तरीके से स्तूप को कहा जाता है। फिर यहाँ पे डिटेल देखिए। फिर उस स्तूप के प्रमुख स्तूप क्या है हमारा? बरहुत है आपका मध्य प्रदेश में, अमरावती, सारनाथ, तो इसमें स्तूप आपको देखने को मिलेंगे। अब स्तूप की सांची के स्तूप की क्या विशेषता है? सांची भारत में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित और अध्ययन किए गए बौद्ध स्थलों में से एक है। सांची का महान स्तूप सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध संरचनाओं में से एक है, यानी जो बौद्ध धर्म है उसके रिलेटेड यहाँ पे बताया गया है, जिसमें सम्राट अशोक ने सांची स्तूप की स्थापना की, जिसकी देखरेख उनकी रानी देविया बेटी विदिशा ने की थी। ठीक है, फिर उसके बाद 14वीं शताब्दी से लेकर 1818 तक जब जर्नल टेलर ने इसके बारे में बताया, तो इस तरीके से संग्रह किया जाता था। इसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए चीज़ें यहाँ पे की जाती थी। भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना मानी जाती थी। फिर उसका निष्कर्ष आ जाता है, तो आप सारे उसकी विशेषताएं देख लेना। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है, कुषाण कौन थे? कुषाणों की उपलब्धियां तथा इसके पतन के कारण का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि अब कुषाण कौन है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है। भारतीय इतिहास में मौर्य वंश के बाद और गुप्त काल के पहले का समय विविध शासकों और वंशों के उत्थान पतन का समय रहा। इसी बीच कई विदेशी जातियों ने भी भारत के कुछ प्रदेशों पर शासन किया तथा इनमें शक, पल्लव और कुषाण शासक प्रसिद्ध हैं। मौर्यों का पतन के बाद सबसे शक्तिशाली विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। यानी कि कुषाण जो हैं वो एक कह सकते हो कि भारतीय इतिहास के मौर्य वंश और गुप्त काल के पहले समय में माने जाते हैं, और मौर्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य था जिसने स्थापित किया था वो कुषाण ने किया था, तो उनको ही कुषाण यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद कुषाण के बारे में बता दिए। कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन है? कुजुल फडफिसेस। तो ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा कि पहला यहाँ पे शासक है जो कुषाण वंश का है वो है कुजुल फडफिसेस। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है कुषाण कौन है। फिर उसके बाद क्या है, कुषाण के शासक का राजनीतिक महत्व इस तथ्य से सिद्ध होता है कि उन्हें उत्तर भारत तथा मध्य एशिया एक ही साम्राज्य के अविभाजित अंग बनाया। तो इस तरीके से आप देख लेना कुषाण की उपलब्धियां क्या है। प्राचीन भारतीय इतिहास के कुषाण वंश जीवन के हर क्षेत्र में अपने विशेष योगदान की वजह से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साहित्य तथा चिकित्सा के क्षेत्र में भी भारत ने प्रगति की है। तो इस तरीके से इनके फिर उसका पतन कैसे हुआ यहाँ पे दे रखा है कि सम्राट कनिष्क की मृत्यु के बाद कुषाण वंश की शासन प्रणाली पूर्णतः सैन्य व्यवस्था पर निर्भर हो गई थी, जिसके फलस्वरूप कुषाण वंश की आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ नहीं हो सकी। यानी कि ये इनमें कमियां होना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से कुषाण वंश का यहाँ पे पतन हो गया। फिर अब क्वेश्चन आता है, चीनी लेखकों
का साहित्य एवं अन्य विदेशी लेखकों का साहित्य का वर्णन कीजिए। यानी चीनी लेखक क्या है और जो साहित्य के अलग विदेशी लेखक है उनका क्या साहित्य है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताना है। पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर जो आपका चीनी लेखक का साहित्य है, अनेक चीनी यात्री समय समय पर भारतीय संस्कृति एवं धर्म का अध्ययन करने एवं परिभ्रमण की अभिरुचि से भारतवर्ष में आए थे। तो उनकी यहाँ पे जो चीनियों ने जिस हमारे भारत के बारे में जो जो लिखा है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। जैसे फुमा चीन यहाँ पे है, आपका फाइयान है, तो इस तरीके से जो भी है वो चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो पाटलिपुत्र में रहने के दौरान अशोक के महल को देखकर प्रभावित हुआ। इससे पता चलता है कि अशोक के महल गुप्त काल में भी अस्तित्व में थे। यानी कि जो जो चीन से आया और उसने हमारे भारत में साम्राज्य को देखा, मगध को देखा, जो राजा महाराजा थे उनको देखा, फिर उसके बाद जो उन्होंने चीज़ें लिखी वो चीज़ें आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करनी है। और जो लेखक के नाम थे उनके साथ उनको नाम को हेडिंग में डालकर फिर उन्होंने किसके बारे में लिखा वो चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी, जैसे यहाँ पे लिख रखा है। तो इस तरीके से आपका ये रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हो इसको। फिर विदेशी लेखकों का साहित्य क्या है, जैसे इसमें स्काई लेक से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया तो उसने क्या क्या लिखा वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी होगी। तो इस तरीके से आपका ये रहेगा, तो उसको थोड़ा सा देख लेना, फिर निष्कर्ष आ जाता है। फिर आपको नॉर्मली यहाँ पे निम्नलिखित में किसी दो पर टिप्पणी करनी है। जैसे शैल कला क्या है, महापाषाण क्या है, अशोक का थंब क्या है, तो इसमें देख लेना आप। तो ये सारे शॉर्ट नोट लिख रखे हैं, तो इसको आप देखना। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, और सारा क्रेडिट हमारे मनीष वर्मा सर जी को जाता है। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, सारा योगदान हमारे मनीष वर्मा सर जी को जाता है। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो, सारी चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी न्यू नोटिफिकेशन के लिए।